अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी किस चीज़ की कि पायरुवेट बना कैसे था। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि पायरुवेट जब एरोबिक कंडीशंस थी तो उसमें उससे क्या बन रहा था, और जब एन एरोबिक कंडीशंस थी तो उसको हमने बड़े तफसील से पढ़ा था कि एन एरोबिक कंडीशंस में पायरुवेट से आगे क्या क्या बन रहा था। आज हम इंशाल्लाह उसी लेक्चर को आगे प्रोसीड कर रहे हैं क्योंकि हम सेलुलर रिस्पायरेशन कर रहे हैं। पायरुवेट हमारे पास बन चुका है, अब इस पायरुवेट को आगे प्रोसीड होना है। तो वो आगे कैसे प्रोसीड होता है, देखो अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास पायरुवेट की होती है ऑक्सीडेशन। पायरुवेट की क्या होती है, ऑक्सीडेशन। पायरुवेट के ऑक्सीडेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो इंटर होता है किस चीज में, क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में इंटर होने के बाद जो चीजें बनती हैं, जो NADH होता है वो कहाँ इंटर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सिंपल से प्रोसीजर है, गौर से सुनना है और इंशाल्लाह आपको इसमें कोई मसला फिर आखिर में नहीं रहेगा। लंबा चल रहा है प्रोसेस लेकिन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, आज हम जो इंशाल्लाह अगर आज हम जिंदा रहे तो पायरुवेट ऑक्सीडेशन से मुतल्लिक जितने भी क्वेश्चन, जितने भी कंसेप्ट, जितने भी मिसकंसेप्शन हैं सारे इंशाल्लाह क्लियर होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से। तो आज हमारा मेन लेक्चर क्या है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे होती है। याद रखना, जब ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बन जाता है तो हमें पता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुवेट जो है वो हमारे पास सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है। ठीक है, पायरुवेट सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद मैट्रिक्स में जाता है और वहां उसके साथ एक हादसा पेश आता है। वो हादसा क्या है कि पायरुवेट फिर पायरुवेट नहीं रहता, वो नए लोगों के साथ मिलता है और उससे एक नई चीज बनती है। हमारे पास पायरुवेट क्या था, हमने एंड प्रोडक्ट बनाया था जो ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट, अब वो आ चुका है किस चीज में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पड़ा हुआ है ये वाली चीज, इसका नाम क्या था, पायरुवेट। इसका नाम क्या था, पायरुवेट। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं जनरल इसको आगे प्रोसीड करना चाहूं तो इसके साथ मिलता है को एंजाइम ए, जिसके अंदर एक थायो ग्रुप होता है SH। ठीक है, उसके बाद इसकी, क्योंकि हम अगर ऑक्सीडेशन कह रहे हैं तो बायो में ऑक्सीडेशन का मतलब यही है कि इसमें NAD+ या FAD+ कोई ढलेगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो NAD+ है और इनसे बनता है हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट है वो होता है C और ये S को एंजाइम ए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये CH3, एक ये स्ट्रक्चर बनता है। हम बड़े तफसील से बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर बनता कैसे, और इसका नाम होता है एसिटाइल को एंजाइम ए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, बात करेंगे कि कैसे कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। इसके साथ CO2 रिलीज होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हुई है और साथ में बनता है NADH। ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD+ इज NADH। ये तो हो गई हमारे पास सिंपल एक पायरुवेट की ऑक्सीडेशन। यहां पर जो एंजाइम यूज होता है बड़ा ही बेगैरत एंजाइम है, नाम उसका है बड़ा लंबा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे PDC। ठीक है, आगे जब लेक्चर प्रोसीड करेंगे इसको हम लिखेंगे PDC। और ये किसकी मौजूदगी में होता है, ये मैग्नीशियम की मौजूदगी में होता है और ये चीजें बन जाती हैं। इतनी आसान नहीं होती, यहाँ पर ये जो एंजाइम है ये बड़ा मेन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब यही है कि इसमें कोई एक एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, अ ग्रुप ऑफ एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व है। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो कैसे कैसे वर्क करते हैं उसको एक शॉर्ट प्रीव्यू हम देते हैं।
ज्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, वो फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता है। हम इसको थोड़ा सा आसान करके पायरुवेट के ऑक्सीडेशन देखते हैं कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो कैसे रही है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं पायरुवेट की ऑक्सीडेशन की। पायरुवेट के ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम है, मेन रोल तो किसी भी रिएक्शन में एंजाइम का होता है। तो यहाँ पर भी जो पीडीसी है, मतलब पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जिसमें से एक एंजाइम है वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है उसका, बोलो, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज का मतलब यही है कि ये यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। कार्बोक्सिलेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने वाला, लेकिन डी का मतलब ये है कि ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स में से डी कार्बोक्सिलेज जो काम करेगा वो इस वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज कर देगा, ये वाला जो CO2 है। ठीक है, मैं अब इसको थोड़ा शॉर्ट हूं, अगर इससे यहां से CO2 रिलीज हो गया तो पीछे स्ट्रक्चर कौन सा बच जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर बचता है ना। ठीक है, कौन से वाला, ये वाला स्ट्रक्चर। इसके लिए जो हमारे पास पीडीसी जो कॉम्प्लेक्स में दूसरा एंजाइम है वो है ट्रांस एसिटाइलेज। क्या एंजाइम है, ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, कोई एक एंजाइम नहीं है, इसलिए इसमें काफी सारे एंजाइम्स आएंगे। ट्रांस एसिटाइलेज काम क्या करता है, ये जो हमारे पास कोई एंजाइम है, कौन से वाला, ये वाला, इसको उठा के इसके ऊपर रख देता है। अब मैं इसको ये उठा के इसके ऊपर रख रहा हूं, तो देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर यहां से आया था, ये वाला C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर गौर से देखें तो वैसे ये एसिटाइल ही है, ये क्या है हमारे पास, एसिटाइल। ट्रांस का मतलब ही तो ट्रांसफर करने से है, एसिटाइलेज मतलब जो एसिटाइल को ट्रांसफर करेगा। यहां से ये एसिटाइल उठा के इसको कोएंजाइम ए के साथ जोड़ेगा। कौन कौन से वाला एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज। तो अब इसको जोड़ते हैं तो ये ऐसे जुड़ेगा इस फॉर्म में SH और ये कोएंजाइम ए। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन गया। अब क्या होता है इस कॉम्प्लेक्स के साथ, यहाँ पर तो हमने शॉर्टकट किया ना, शॉर्टकट होता नहीं है, वैसे अभी ये भी शॉर्टकट है, इसके अंदर भी काफी कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि कोएंजाइम का मैं अभी स्ट्रक्चर बना ही नहीं रहा। अगला जो यहाँ पे मेन एंजाइम है वो है डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मैंने तुम लोगों को ग्लाइकोलाइसिस में भी बताया था कि डिहाइड्रोजिनेज अगर कहीं आ रहा है तो वहां पर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और डिहाइड्रोजिनेज को रिमूव करने के लिए हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। यहाँ पर यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ये ना हो तुम लोग ये वाला रिमूव करवा देना, फिर वो एसिटाइल नहीं बनेगा। ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, और इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाने के लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है वो होता है FAD+। कौन से वाला, FAD+। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो सर आपने NAD+ लिखा है, तो FAD+ क्यों है, बताता हूँ क्यों। ये यहाँ से ये निकाल देगा FAD+, तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 S कोएंजाइम A। कौन सा वाला स्ट्रक्चर बन गया, ये वाला एसिटाइल कोएंजाइम A बन गया, और ये जो H है ये FAD+ ले लेगा और बना देगा FADH। ठीक है, अब ये वाला जो FADH है ये आगे जाके यही वाला हाइड्रोजन NAD+ को देता है, तो खुद रीजनरेट हो जाता है FAD+ और NADH बन जाता है। और FAD+ की रिडक्शन मतलब रीजनरेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो FAD+ है ये एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप काम करता है इस एंजाइम के लिए। किस एंजाइम के लिए, डिहाइड्रोजिनेज के लिए एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप जो काम करता है वो FAD+। तो अगर ये वाला एंजाइम रीजनरेट होना है तो इसका मतलब हमने FAD+ को भी रीजनरेट करवाना है, तो उसकी रीजनरेशन के लिए जो H है वो NAD+ को दे दिया जाता है, और खुद FAD+ से रीजनरेट होके इसका पार्ट दोबारा से बन जाता है। यहां तक तो हो गई हमारे पास कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन हो कैसे रही थी। ठीक है, अब मेन चीज ये है कि ऑक्सीडेशन हो तो रही है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन रेगुलेट कैसे होती है।
इस ऑक्सीडेशन को कंट्रोल कब किया जाता है? सेल कब कहता है कि ऑक्सीडेशन करो, मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए चाहिए, कब कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, इसको रोको। तो मेन जो हमारे पास अगला मसला बनता है वो है पायरुवेट की रेगुलेशन। पायरुवेट ऑक्सीडेशन की क्या रेगुलेशन, कि वो रेगुलेट कैसे होता है। दूसरा अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो दूसरा नाम इसका होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोडक्शन की रेगुलेशन, कि ये वाला जो प्रोसेस है ये रेगुलेट कैसे होता है। ठीक है, रेगुलेशन इसकी बड़ी ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी कि कैसे रेगुलेशन हो रही है। हम हैं इधर समझाने के लिए, हम आपको समझाएंगे कि इसकी रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन करने के लिए याद रखना हमारे पास देखो इसका जो रेगुलेशन होती है उसके लिए एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन है। कौन सी? एंड प्रोडक्ट रेगुलेशन। मतलब हमारे जो रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट था, एंड प्रोडक्ट क्या क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए और NADH। ये एंड प्रोडक्ट हमारे पास इस रिएक्शन को रेगुलेट करेंगे। देखना कैसे रेगुलेट करेंगे। ये हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट में एसिटाइल कोएंजाइम ए है, क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसकी अबंडेंस जब ये इंक्रीज करता है तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स को। किस वाले कॉम्प्लेक्स को? इस कॉम्प्लेक्स को। और इसका जो एसिटाइलेज का ट्रांस एसिटाइलेज पार्ट था जिसने अभी अभी ये काम किया था, ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। जब उसको ब्लॉक करता है, और याद रखना एलोस्टेरिकली, ठीक है, एलोस्टेरिक का मतलब क्या है कि अदर देन सबस्ट्रेट काम करेगा, सबस्ट्रेट की जगह ये एक्ट नहीं करेगा। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ज्यादा हो जाए तो ये जाके उसी कॉम्प्लेक्स के ट्रांस एसिटाइलेज जो पार्ट है उसको जाके ब्लॉक कर देता है। तो उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि अब मजीद ट्रांस एसिटाइलेज काम नहीं करेगा और मजीद एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो NADH। क्या है? NADH। ये भी इसी कॉम्प्लेक्स पे फीडबैक देगा, और कैसा फीडबैक देगा? नेगेटिव। उसके ज्यादा होने की वजह से इसका जो पार्ट था डिहाइड्रोजिनेज, इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या था? डिहाइड्रोजिनेज। ये डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक कर देता है। तो डिहाइड्रोजिनेज की ब्लॉकेज की वजह से क्या है? NADH नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? NADH। और NADH भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो हमारे पास इस तरीके से ये जो साइकिल है ये रुक जाएगा। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये रुक जाएगा। ये तो इसकी होगी रेगुलेशन। अब ये जो रेगुलेशन है इसमें एक और मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाय कितना इंपॉर्टेंट है देखते हैं आज। उसका नाम है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। ठीक है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन को हम एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे तो ज्यादा इजी रह जाएगा। ठीक है, कोवेलेंट की मॉडिफिकेशन जो हमारे पास है ये मैकेनिज्म, ये कैसे रेगुलेट करता है इस रिएक्शन को। तो उसके लिए जो हमारे पास देखो ये कॉम्प्लेक्स था। कौन से वाला कॉम्प्लेक्स था? यही वाला, जो कि इस को ये रिएक्शन करवा रहा है और ये वाले प्रोडक्ट्स दे रहा है। कौन सा था? PDC। क्या था? PDC। जब ये एक्टिव होता है, जब ये एक्टिव होता है तो क्या करता है? ठीक है, तो क्या करता है? जब ये एक्टिव होता है तो प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं NADH प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, और इन प्रोडक्ट के बनने की वजह से ये वाला जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव, बंद हो जाता है ना, ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर PDC जो है वो क्या हो जाता है? इनएक्टिव। कि अगर ये प्रोडक्ट्स बन गए तो फिर ये वाली चीज इनएक्टिव हो जाएगी। यहाँ पर जो असल में मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, क्यों कि अगर हम कब ये रिएक्शन स्टॉप करवाना चाहेंगे? जब सेल के पास इनफ ATP होगी, अमाउंट ATP की इनफ होगी, उससे मजीद ATP की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हम इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को स्टॉप करवाना चाहेंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास यहाँ पे ATP, क्या ATP अबंडेंट में है, अबंडेंस है इसकी, बहुत ज्यादा ATP हमारे पास पड़ी हुई है। तो ये जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम खुद क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन क्या होता है? अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन।
तो उन अमीनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन में एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है सीरीन। क्या नाम है? सीरीन। ये एटीपी उन सेरीन की रेजिड्यूज को, उस सेरीन को ना फास्फेट देना शुरू कर देता है। इस पीडीसी जो एक्टिव था इसके अंदर सीरीन थी, सीरीन को एटीपी ने अपना फास्फेट देना शुरू कर दिया, मतलब इसने फास्फोराइलेशन काज करना शुरू कर दी। ये इस पीडीसी जो है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसकी सीरीन वाले रेजिड्यूज को 3 फास्फेट दे देता है। क्या दे देता है? 3 फास्फेट दे देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 ADP में। किसमें? 3 ADP में। जब इसको 3 फास्फेट मिलते हैं तो इनका जो सीरीन वाला जगह है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। और यहाँ पर इस पीडीसी का एक और एंजाइम है जो कि एक्ट करता है और उसको कहते हैं पायरुवेट, नाम सुनो, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। क्या नाम है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, पीडीके। ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से तो नाम पता चल गया, काइनेज का मतलब क्या है? ये फास्फेट को ऐड करवा रहा है। फास्फेट को क्या करवा रहा है? ऐड। तो ये यहाँ एटीपी से फास्फेट उठा के सीरीन में ऐड करेगा, खुद एटीपी बनेगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हुआ? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। तो पीडीसी एक्टिव से इनएक्टिव किस एंजाइम की वजह से हो रहा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज काइनेज एंजाइम की वजह से। अब अगर हमारे पास अब एटीपी हमें चाहिए, ये रिएक्शन रुका हुआ है, अब इसको हम दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि ये वाला रिएक्शन दोबारा से एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए क्या, देखो, एक तो ये चीज जरूरी थी, एक तो ये चीज। तो आपके पास मैग्नीशियम का होना मस्ट है, ठीक है, या फिर कैल्शियम का, या फिर कैल्शियम का। उसके बाद जैसे ये जो काम हुआ था इसका रिवर्स अब करना है। पहले हमने फास्फेट उसमें ऐड किए थे तो वो इनएक्टिव हो गया था। अब इसका रिवर्स क्या करेंगे? वहां से फास्फेट निकालेंगे और ये दोबारा से पीडीसी बन जाएगा। तो फास्फेट निकालने के लिए जो हम एंजाइम यूज करते हैं वो है पायरुवेट, क्या है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम आसान है, बस थोड़े लंबे होते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फास्फेट काइनेज। क्या है? सिर्फ एक नाम है, फास्फेट काइनेज। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है वो क्या करेगा? इस इनएक्टिव फॉर्म में हमारे पास 3 फास्फेट ऐड हुए थे, वो इन 3 फास्फेट को रिमूव कर देगा। 3 फास्फेट को क्या कर देगा? रिमूव। तो इनके रिमूवल की वजह से अब ये दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। जब ये दोबारा से एक्टिव होगा तो फिर से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर जब वो अबंडेंस में हो जाएंगे हमारे पास क्या? एंड प्रोडक्ट्स, ये दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगा, फिर ये दोबारा से, और इस तरीके से ये इसकी रेगुलेशन जो है वो क्या होती रहती है? चलती रहती है। मेन चीज यहाँ तक हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट जो है कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन कैसे हुई, उसके बाद उसकी रेगुलेशन कैसे हुई, वो कंट्रोल कैसे हो रहा है, वो तो हमने देख लिया। मेन चीज जो हमारे पास यहाँ पर है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन रेगुलेशन में, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत कम जो है कहीं देखने को मिलता है कि कोवेलेंट की मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म असल में है, तो वो इस तरीके से काम कर रहा होता है। यहाँ पर जो मेन चीज है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखना, क्रेब्स साइकिल की जो चाबी है, जो इंटर होने की जो चाबी है क्रेब्स साइकिल में, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए है। कोई कोएंजाइम ए जब तक नहीं बनेगा एसिटाइल, कोई चीज क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकती। जो चाबी है क्रेब्स साइकिल को खोलने की वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो वो इस तरीके से हमारे पास बनता है। इसके अलावा ये तो हमने ग्लूकोज को स्टार्ट किया था तो उससे एसिटाइल कोएंजाइम ए बना ना। अगर हम ग्लूकोज खाते ही नहीं है, हम लिपिड खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, तो उसका क्या बनेगा? वो क्या करेगा? ये हमारे पास क्या था? ग्लूकोज में एक छोटा सा साइकिल, ग्लूकोज से बना पायरुवेट। क्या बना? पायरुवेट। ठीक है, इस पायरुवेट से बना एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर होगा किसमें? क्रेब्स साइकिल में। किसमें? क्रेब्स साइकिल में। और यहां से जो चीज बनेगी वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगी। ठीक है, अब ये सारा रेस्पिरेशन हो रहा है। अगर बिलफर्स हम खाते हैं लिपिड्स। क्या खाते हैं? लिपिड्स।
तो लिपिड्स जो है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, इसमें फैटी एसिड्स में। और याद रखना फैटी एसिड डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो अगर हम लिपिड खाते हैं तो उनके लिए फिर ये वाला साइकिल चलेगा, उसमें ग्लाइकोलाइसिस का जो चक्कर है वो नहीं आएगा। इसके अलावा बिलफर्ज हम प्रोटीन खाते हैं। क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? अमीनो एसिड्स। क्या है? अमीनो एसिड्स। तो वो अमीनो एसिड्स मैक्सिमम या तो पायरुवेट में एंटर होते हैं, मतलब वो अमीनो एसिड्स अमोनिया अपना निकाल के पायरुवेट बना देते हैं। और बाज अमीनो एसिड जैसे कि आइसोलेसिन है, हाँ आइसोलिसिन है, तो वो आइसोलिसिन क्या करता है? वो डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। तो यहाँ से इसकी ये इंपॉर्टेंस भी पता चल रही है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते, हम प्रोटीन्स या लिपिड्स लेते हैं, तो वो यहाँ से शुरू नहीं होते, बल्कि वो या तो पायरुवेट बनाते हैं या एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। इसी तरह लिपिड्स भी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं। तो इससे और भी पता चला बिलफर्ज मुझे चाहिए, मतलब मैं मेरे जो बॉडी है या मेरे सेल्स वो चाहते हैं कि मैं लिपिड्स बनाऊं। क्या बनाऊं? लिपिड्स की सिंथेसिस करूं। तो हमारे बॉडी में लिपिड्स फिर बनते कैसे हैं? उसके लिए भी यही तरीका है कि जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए की मर्जी है कि वो क्रेब्स साइकिल में जाके CO2 प्रोड्यूस करता है या इसमें दोबारा से जाके लिपिड प्रोड्यूस करता है। अगर लिपिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बन सकता है तो एसिटाइल कोएंजाइम ए का रिवर्स लिपिड हो सकता है ना। इसके लिए अलग से एक साइकिल है, इंशाल्लाह उस पे अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड होगा कि वो कैसे बनता है हमारे पास लिपिड। तो तब तक हमारे पास जो मेन चीज आई, आज जो हमने क्रेब्स साइकिल की चाबी निकाली, जिससे हम आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्रेब्स साइकिल को प्रोसीड करेंगे, वो क्या है? हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बहुत मुश्किलों से हमारे पास बना है, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स एंजाइम का हमने लिया था और उससे हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए बना लिया था। उसके बाद याद रखना एसिटाइल जो हमारे पास इस ऑक्सीडेशन में जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज हुआ था, उसमें देखो कितनी किस्म के एंजाइम्स थे। पीडीसी कॉम्प्लेक्स हमने यूज किया था ना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इसमें देखो एक था हमारे पास डी कार्बोक्सिलेज। क्या था? डी कार्बोक्सिलेज। मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा, नहीं तो यहाँ पर जो एंजाइम है वो सिर्फ डी कार्बोक्सिलेज नहीं है, वो है पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है। दूसरा जो एंजाइम यूज हुआ था वो ट्रांस एसिटाइलेज था। क्या था? ट्रांस एसिटाइलेज। पूरा नाम इसका होता है डाइहाइड्रोलोपियल ट्रांस एसिटाइलेज। काफी मुश्किल नाम है। तीसरा नाम है हमारे पास, जो तीसरा एंजाइम यूज किया था वो था डीहाइड्रोजिनेज। क्या एंजाइम यूज किया था? डीहाइड्रोजिनेज। इन तीन एंजाइम्स का काम क्या था? प्रोडक्ट बनाना। डी कार्बोक्सिलेज ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया, ट्रांस एसिटाइलेज ने कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन करवाया और डीहाइड्रोजिनेज ने उससे H निकाल दिया। उसके अलावा एक और एंजाइम यूज हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, जब कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो रही थी, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, बोलो आगे क्या आएगा? डीहाइड्रोजिनेज काइनेज। ये एंजाइम भी किसका पार्ट है? पीडीसी का ही पार्ट है, कॉम्प्लेक्स है पूरा। और इसका काम क्या था? एक्टिव स्टेट ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को इनएक्टिव करना। उसके बाद जब इनएक्टिव को एक्टिव करने के लिए हमने एंजाइम यूज किया था, वो क्या था? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज फॉस्फेट काइनेज। ये एंजाइम हमने किस लिए यूज किया था? जब इनएक्टिव फॉर्म को हमने एक्टिव करवाना था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड व्हाट? रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर यहीं तक है। इसको गौर से सुनो, जहां से समझ नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि इसको मैं मजीद कॉम्प्लेक्स करूं, इसमें जो एंजाइम्स हैं उनके स्ट्रक्चर चाहते हो कि वो हो जाए, तो कमेंट्स में लाजमी लिख लीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर के इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम यही लेक्चर यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।